नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। सोचिए, 10 को पुराना उलझा हुआ सिस्टम, उसे आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो चलिए इसी को आज परत दर परत समझते हैं। अच्छा, इन कानूनों की गहराई में उतरने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल, जब हम कहते हैं लेबरे या श्रम, तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये शब्द हम रोज सुनते हैं, पर इसके पीछे का कानूनी और सामाजिक मतलब काफी गहरा है। तो देखिए, श्रम सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं है। ये तो एक फंडामेंटल सोशल कॉन्सेप्ट है। ये वो नींव है जिस पर हमारी आर्थिक जरूरतें और समाज की तरक्की दोनों टिकी होती हैं। इसमें किसी भी इंसान की मेहनत, चाहे वो दिमागी हो या शारीरिक, दोनों शामिल है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO इसकी एक बहुत बड़ी परिभाषा देता है। उनके हिसाब से लेबर कोई भी ऐसा काम है जो सैलरी या मुनाफे के लिए किया जाए। यहाँ तक कि अगर कोई अपने परिवार के लिए बिना सैलरी के काम कर रहा हो तो वो भी इसमें शामिल है। तो मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, हर वो काम जिससे कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो वो लेबर है। अब एक और मजेदार नजरिया देखते हैं। थॉमस का कहना था कि लेबर असल में किसी इनाम की उम्मीद में की गई कोई भी दिमागी या शारीरिक मेहनत है। ये जो उम्मीद वाला शब्द है ना, यही सबसे खास है। यही चीज इसे बाकी कामों से अलग बनाती है। और यहीं से लेबर और हॉबी के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जेवंस कहते हैं कि लेबर वो मेहनत है, चाहे दिमाग की हो या शरीर की, जो सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि किसी और फायदे के लिए की जाए। मतलब साफ है, अगर कोई काम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है तो वो लेबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब जब लेबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया है, तो सवाल उठता है कि इसे दुनिया भर में रेगुलेट और प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी ग्लोबल संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है जिसका मेन काम सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाना और पूरी दुनिया के लिए लेबर स्टैंडर्ड्स तय करना है। अब ILO का काम काफ़ी बड़ा है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी सबसे खास बात है इसका ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि इसमें सरकारें, एम्प्लॉयर्स यानी मालिक और वर्कर्स तीनों मिलकर पॉलिसी बनाते हैं। और इनका मानना यह है कि दुनिया में पक्की शांति तभी आ सकती है जब सोशल जस्टिस हो। और इनका मकसद है काम की जगह पर होने वाले अन्याय और मुश्किलों को जड़ से खत्म करना। चलिए अब आते हैं भारत पर। सवाल ये है कि इन नए रिफॉर्म्स की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? पुरानी व्यवस्था में प्रॉब्लम क्या थी? तो देखिए, प्रॉब्लम थी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत ज्यादा उलझन। भारत का पुराना सिस्टम, सोचिए, 29 अलग अलग लेबर लॉज का एक जाल था। अब इतने सारे कानूनों को समझना और उन्हें लागू करना कंपनियों और मजदूरों दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। और ऊपर से इनमें से ज्यादातर कानून दशकों पुराने थे। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। एक कानून है 1923 का, फिर 1948, 1952। मतलब ये कानून या तो आज़ादी से पहले बने थे या फिर ठीक उसके बाद। और तब से लेकर आज तक भारत की इकोनॉमी, काम करने का तरीका, सब कुछ पूरी तरह बदल गया। लेकिन कानून वो वहीं के वहीं पुराने चले आ रहे थे। तो इसी पुरानी और उलझी हुई व्यवस्था को सुलझाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। इन सारे कानूनों को लिया और उन्हें 4 सिंपल कोड्स में बदल दिया। यही इन रिफॉर्म्स का निचोड़ है। 29 अलग अलग कानूनों का जंजाल अब सिमटकर सिर्फ 4 यूनिफाइड कोड्स में आ गया है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये पूरे सिस्टम को आसान बनाने की एक कोशिश है ताकि ये सबके लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो। और फिर वो तारीख आई, 21 नवंबर 2025। इस दिन भारत सरकार ने इन नए कोड्स को लागू कर दिया। ये एक हिस्टोरिक स्टेप था जिसने इंडियन लेबर लॉ में एक नए दौर की शुरुआत की। तो ये हैं वो 4 नए पिलर्स। पहला है द कोड ऑन वेजेस, जो सैलरी और बोनस से जुड़ा है। दूसरा, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ये ट्रेड यूनियंस और झगड़ों को देखता है। तीसरा है द सोशल सिक्योरिटी कोड, जो एम्प्लॉयज को हेल्थ और रिटायरमेंट जैसे फायदे देता है। और चौथा, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसका काम है वर्कप्लेस पर सेफ माहौल पक्का करना। इन चारों में से एक कोड बहुत ही खास है, सोशल सिक्योरिटी। चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है और ये किसी भी वर्कर की जिंदगी पर कैसे असर डालता है।
देखिए, सोशल सिक्योरिटी सिर्फ एक कानूनी टर्म नहीं है। ये असल में एक प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा जो एक समाज अपने लोगों को देता है अचानक आई मुसीबतों से बचाने के लिए, जैसे कोई बीमारी, बेरोजगारी, कोई एक्सीडेंट या फिर बुढ़ापा। कह सकते हैं कि ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है। और आईएलओ के हिसाब से इसमें बहुत कुछ आता है। हेल्थ प्रोटेक्शन, बीमारी में मिलने वाले फायदे, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापे की पेंशन, एम्प्लॉयमेंट के दौरान चोट लग जाए तो उसका कवरेज, फैमिली और बच्चों के लिए फायदे, मैटर्निटी बेनिफिट, विकलांगता की स्थिति में मदद और भी बहुत कुछ। मतलब असल में ये जिंदगी के हर मोड़ पर एक तरह की सिक्योरिटी देने की बात है, ताकि मुश्किल वक्त में लोगों के पास एक सहारा हो। तो ये सारे रिफॉर्म्स तो हो गए। अब सवाल ये है कि आगे क्या, भविष्य कैसा दिखता है? 29 पुराने उलझे हुए कानूनों को 4 नए कोड्स में बदलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का ये नया सिस्टम देश की इतनी बड़ी वर्कफोर्स के लिए एक आसान, सेफ और ज्यादा इंसाफ वाला माहौल बना पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। इन रिफॉर्म्स का इरादा तो नेक है, पर इनकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी है कि इन्हें जमीन पर कितना असरदार तरीके से लागू किया जाता है।